किसान भाइयों नमस्कार। यूं तो हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। ये कहा जाता है कि भाई हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन जब आज राज्यसभा में किसानों के मुद्दे यानी कृषि अध्यादेश के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो उस समय लोकतंत्र के सभी मूल्यों की, लोकतंत्र के सभी कानूनों और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मोदी सरकार ने तानाशाही तरीके से कृषि अध्यादेश को राज्यसभा में भी पास करा दिया। आज क्या हुआ राज्यसभा में, ये जानना हर किसान भाई के लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। जब मोदी सरकार को यह लगा कि भाई राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां इन कृषि अध्यादेशों का जम के विरोध कर रही हैं, और जब मोदी सरकार को यह पता लगा कि भाई जो मोदी सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो एनडीए में शामिल हैं, इनमें से भी कुछ पार्टियां कृषि अध्यादेश के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सकती हैं, जब मोदी सरकार को इस बात का पता चला तो मोदी सरकार ने क्या किया कि राज्यसभा में वोटिंग ही नहीं होने दी। जो विपक्ष के नेता वोटिंग की मांग कर रहे थे, उनकी आवाज को बंद कर दिया गया, उनकी आवाज को जबरदस्ती म्यूट कर दिया गया। जो सभापति है, उनके चारों तरफ एक सिक्योरिटी का घेरा बना दिया गया, अनेक सुरक्षाकर्मी वहां पे, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी वहां खड़े कर दिए गए, और ध्वनि मत यानी ताली बजवा के जबरदस्ती कृषि अध्यादेश को पास करा दिया गया। तो मोदी सरकार ने वोटिंग क्यों नहीं कराई? अगर वोटिंग करा लेते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन मोदी सरकार को भी यह पता था कि जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, उसमें से भी कुछ पार्टियां कृषि अध्यादेशों पर बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगी, और अगर राज्यसभा में कृषि अध्यादेश गिर जाता तो मोदी सरकार की किरकिरी हो जाती पूरे देश में। इसीलिए लोकतंत्र के सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखते हुए ध्वनि मत से इन्होंने, ये ध्वनि मत का मतलब है जबरदस्ती से, इन्होंने राज्यसभा में कृषि अध्यादेश जो किसानों के लिए मौत के फरमान हैं, उनको पास करा दिया गया। किसान भाइयों, आप एक बात और समझिए, भाई लोकतंत्र में तो तरीका ये होता है ना कि बातचीत हो। भाई पहले क्या होता था कि कोई ऐसा मुद्दा हो जाए जिस पे बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता था, उस चीज पे पार्लियामेंट में कोई कमेटी बनाई जाती थी जिसमें हर पार्टी के सांसदों को शामिल किया जाता था, और फिर वहां किसान भी अपनी बात रखते थे उस कमेटी के सामने, और फिर कोई समाधान निकाला जाता था। आपको याद होगा कि जब 2014 में मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई, तो सबसे पहला कानून तो इन्होंने ये बनाया था कि जो भी राज्य सरकारें किसानों को फसलों पर बोनस देती थी, उस बोनस को बंद कराया था जबरदस्ती। केंद्र सरकार ने कह दिया था कि भाई जो भी राज्य सरकार किसानों को बोनस देगी फसलों पे, केंद्र सरकार उस राज्य सरकार से अनाज नहीं खरीदेगी। दूसरा कानून ये लेके आए थे किसानों की जमीन छीनने के लिए, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश। वो अध्यादेश 3 बार संसद में गिरा क्योंकि वो किसान विरोधी था, क्योंकि उसके तहत कोई भी कंपनी किसान की जमीन को एक तरीके से औने पौने दामों पर खरीद सकती थी, यानी किसान से जमीन कोई भी कंपनी छीन सकती थी। वो 3 बार गिरा, उसकी कमेटी बनाई गई पार्लियामेंट की, और उसके बाद वहां किसान संगठन भी अपनी बात कहने के लिए गए, हमने अपना पक्ष भी रखा, और उसके बाद वो अध्यादेश सरकार को वापस लेना पड़ा। वो 3 बार संसद में गिर गया। तो तरीका क्या होता है भाई? अब देखिए, कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पर कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम तक हर किसान संगठन इन कृषि अध्यादेशों का विरोध कर रहा है। भाई पिछले 3 महीने से इस कोरोना महामारी के दौरान भी किसान, हर खतरा उठाते हुए भी सभी किसान विरोध कर रहे थे इसका। तो भाई सरकार को बातचीत तो करनी चाहिए थी ना, लेकिन सरकार ने बातचीत का ड्रामा किनसे किया? जो किसान संगठन दरबारी और सरकारी हैं, यानी जो आरएसएस के संगठन हैं, उनसे बातचीत का ड्रामा कर लिया। अपने आप ही इन्होंने फैसला ले लिया, और ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत, सरकार कह रही है किसानों के बहुत फायदे में है। अरे भाई, जिसका फायदा करने की आप बात कर रहे हो, पहले उससे तो बात कर लीजिए। जो आज केंद्र सरकार में मंत्री बैठे हैं, क्या इसमें से किसी ने खेती की है? जब इन्होंने खेती नहीं की है तो ये कैसे बता सकते हैं क्या चीज फायदे में है, क्या चीज नुकसान में है? भाई चर्चा कर लो, खुली चर्चा कर लो।
लेकिन इनके सांसद खुली चर्चा भी नहीं करते। वैसे तो ये कहते हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भाई, सबसे बड़ी पार्टी है तो चर्चा करो ना, खुलेआम बहस करो ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भाजपा के एक सांसद है हरियाणा में, संजय बाठिया। उन्होंने किसी भोले भाले किसान को फोन मिला दिया और वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसमें किसान से पूछ रहे हैं कि भाई कृषि अध्यादेश का नाम बताइए आप। अब पहले कृषि अध्यादेश का नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये अंग्रेजी का इतना बड़ा नाम है जो हमें भी याद नहीं होता, तो एक गांव के भोले भाले किसान को कहां से याद होगा भाई। हम किसानों को तो हिंदी ही ठीक से समझ नहीं आती, अपनी देसी भाषा बोलते हैं, तो अंग्रेजी कहां से समझेंगे। तो वो पूरी वीडियो बना के भाजपा के सांसद ने उस किसान को नीचा दिखाने की कोशिश करी, उस किसान की बेइज्जती करने की कोशिश की, उस किसान को कांग्रेस का दलाल कहा। उसके बाद हमने भी एक वीडियो के माध्यम से सांसद को जवाब दिया कि सांसद महोदय, आप हमारे साथ खुली बहस कर लीजिए कृषि अध्यादेशों पर। आप कृषि अध्यादेशों के फायदे गिनवाइएगा, हम कृषि अध्यादेशों के नुकसान गिनवाएंगे। यदि किसान आपकी बात पे सहमत हो गए तो हम अपना सामाजिक जीवन छोड़ देंगे, और यदि किसान हमारी बात पे सहमत हो गए तो आप अपनी सांसदी की कुर्सी छोड़ दीजिएगा। अगर मंजूर है तो कर लो बहस। लेकिन सांसद जी ने कोई जवाब नहीं दिया, सांसद जी टस से मस नहीं हुए। उसके बाद हमने उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल भेजा कि सांसद महोदय, आप हमसे बहस कीजिए इस मुद्दे पे। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हम 15 नौजवान उनके घर में पहुंच गए पानीपत में, उनके घर के बाहर, कि सांसद साहब बाहर आइए, बहस कीजिए। उसके बाद जो सांसद के साथ जो काम करने वाले थे उन्होंने कहा कि भाई सांसद जी तो घर पे हैं ही नहीं, यानी उन्होंने वहां भी बहस नहीं करी। हमने कहा कि भाई हम 27 सितंबर को जो हरियाणा में जो बड़ौदा विधानसभा है, जहां पे उपचुनाव होना है, वहां पे हम 54 के 54 गांवों की पंचायत कर रहे हैं। आप स्टेज पे आ जाइए, खुली बहस होगी, खुली चर्चा होगी। लोकतंत्र में तो यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाई इनके पास 300 से अधिक सांसद हैं, तो कोई तो ऐसा सांसद होगा भाजपा के पास जिसमें बहस करने की हिम्मत होगी, जिसमें मंच पे खुली चर्चा करने की हिम्मत होगी। और यदि एक भी सांसद नहीं है इनके पास ऐसा, तो फिर क्या फायदा है 300 सांसद लेने का। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मंच पे आके ये बहस नहीं कर सकते। जिसके लिए कानून बना रहे हैं उससे ये बहस नहीं कर सकते, तो काहे का ये लोकतांत्रिक तरीकों को अपना रहे हैं। किस तरह के लोकतांत्रिक तरीके हैं ये। आप एक चीज समझो, ये बहस क्यों नहीं कर रहे भाजपा के सांसद? क्योंकि इनको भी पता है ये कृषि अध्यादेश किसान के लिए मौत का फरमान है। लेकिन इन सब के ऊपर भी दबाव है अंबानी और अडानी का, इन सब के ऊपर दबाव है WTO और गेट समझौतों वालों का, जो ये बात कहने हैं कि भाई MSP को खत्म किया जाए। हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि भाजपा के जो उनके जो समर्थक हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, कृषि मंत्री जी ने कह दिया कि MSP तो जारी रहेगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, देश राजनेताओं के भाषणों से नहीं चलता है, देश कानून और संविधान से चलता है। अगर आपकी नीति और नीयत साफ है, अगर भाजपा के नेताओं की नीति और नीयत साफ है, तो अध्यादेश में ये लाइन ऐड करा देना कि किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद जारी रहेगी। उसमें ये लाइन ऐड करा दे कि अगर कोई भी व्यापारी किसान का सामान MSP से नीचे पर खरीदेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके उसको जेल भेजा जाएगा। ये लाइन आप उसमें जोड़ दीजिए, सारा विवाद ही खत्म हो गया। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि भाई हम भाषणों में कहेंगे लेकिन लिखित में नहीं देंगे। मोदी साहब, भाषणों में तो आपने ये भी कहा था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ आप रोजगार दोगे। भाषणों में तो आपने ये भी कहा था 2014 से पहले कि अगर आप प्रधानमंत्री बने तो आप पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और C2+50% के अनुसार फसलों का MSP देंगे। आज तक लागू नहीं हुआ, ना कांग्रेस ने लागू किया स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, ना भाजपा ने लागू किया। आज हम 2020 में खड़े हैं और वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई, इसीलिए किसान कर्जदार है। आज भारत के टोटल किसानों पर टोटल कर्जा मात्र 7 लाख करोड़ का है। और OECD संगठन की रिपोर्ट कहती है कि अगर सन 2000 से लेकर 2017 तक किसानों को उचित MSP मिलता तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। यानी आज भी 38 लाख करोड़ रुपए किसानों के सरकार की तरफ बकाया हैं। आपकी खुद कमेटी कहती है कि पिछले 15-20 सालों में पूंजीपति घरानों को 50 लाख करोड़ का टैक्स माफ किया गया, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों से जो किसान कर्जदार हुए हैं उन किसानों का कर्जा माफ आप करेंगे नहीं। मोदी साहब का 1-2 दिन पहले मैं भाषण सुन रहा था, मैं एक टीवी डिबेट में था किसान भाइयों, तो वहां पे मोदी साहब कह रहे हैं कि बिहार में APMC एक्ट को 2006 में हटाया गया था और अब बिहार का किसान बहुत तरक्की कर रहा है।
ये बात मोदी साहब ने कही। तो मैं आपको बिहार की जमीनी हकीकत बता देता हूं। बिहार की मुख्य फसल मक्का है, जैसे हरियाणा में मुख्य फसल गेहूं है। मक्के का सरकारी रेट आज 1850 रुपए क्विंटल है। बिहार में व्यापारी मक्का खरीद रहे हैं 500 से 600 रुपया क्विंटल, क्योंकि वहां पे सरकारी खरीद नहीं है, वहां पे सरकारी मंडियां नहीं है। यही कारण है कि बिहार के 4-4 एकड़ के किसान अपनी खेती छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं। वहां पे गांव में 2-2 एकड़ के किसान के घर मजदूरी करते हैं, वहां पे वो कोठड़ों में पड़े रहते हैं। हमारे बिहार के मजदूर भाई, वहां इतने मोटे मोटे मच्छर उनको खाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो मजबूर हैं। बिहार में सरकारी खरीद नहीं होती। भाइयों मुझे एक बात बताओ, जिस फसल का सरकारी रेट 1850 रुपए क्विंटल है, उसको व्यापारी अगर 500 से 600 रुपया क्विंटल में खरीद रहे हैं, तो वो आबादी है या बर्बादी है? ये तो साफ तौर पे बर्बादी है। लेकिन मोदी साहब अपने भाषण में इसको तरक्की और आबादी कह रहे हैं। इनके तो भाई तरक्की के पैमाने भी अलग अलग हैं। तो अब इसका क्या समाधान किया जाए? भाई इसमें एक बात समझने की है। नए अध्यादेश में सरकार ने यह कह दिया, कोई भी पैन कार्ड धारक व्यक्ति किसान का सामान खरीद सकता है, कहीं पे भी खरीद सकता है, और 3 दिन में उसको पेमेंट करनी होगी। यदि वो किसान का सामान लेके भाग गया तो किसान उसको कहां ढूंढेगा? और यदि किसान ने ढूंढ लिया तो सरकार ने यह कह दिया कि भाई किसान उस कंपनी या व्यापारी के खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। अरे भाई, ये अधिकार तो भारत का संविधान हर भारतीय को देता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वो सिविल कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यहां पर किसान से यह अधिकार भी सरकार छीन रही है। सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव कर दिया कि भाई कोई भी व्यक्ति कितना भी सामान स्टोर कर सकता है कृषि के उत्पाद को। सरकार कहती है इससे किसानों को फायदा होगा। अरे मोदी साहब, किसानों के पास तो स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती ही नहीं। किसान का तो 2-3 कमरों का उसका मकान होता है, उसका वो उस मकान में वो अनाज स्टोर करेगा या खुद रहेगा? भाई इससे तो अंबानी और अडानी की मौज हो जाएगी, वो कालाबाजारी करेंगे। और को अगर कोई ये सोचता है कि इन अध्यादेशों से सिर्फ किसान को नुकसान है तो वो गलत सोचता है। किसान के साथ साथ मजदूर, आदिवासी, गरीब, हर किसी को नुकसान है। भाई आज के दिन जो हमारी सरकार हमारे गरीब भाइयों को 2 रुपए किलो अनाज देती है, ये कहां से देती है? ये किसान ने अपनी मेहनत से जब देश के अनाज भंडार भरे हैं तो तब सरकार 2 रुपए किलो अनाज दे पाती है हमारे गरीब भाइयों को। अब जो ये अध्यादेश लाए गए हैं, ये शांता कुमार कमेटी के अनुसार लाए गए हैं। जो कमेटी ये कहती है कि भाई देश को जितने अनाज की जरूरत है सरकार मात्र उसका 20% खरीदे। तो भाई सरकार जब मात्र 20% खरीदेगी, बाकी को बाजार के हवाले कर देगी, तो सरकार हमारे गरीब भाइयों को 2 रुपए किलो का अनाज कहां से देगी? अब अंबानी अडानी आपको 2 रुपए किलो का अनाज नहीं देंगे गरीब भाइयों। तो ये हर भारतीय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये कृषि अध्यादेश खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये बात आप समझ लीजिए। ये बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण पिछले साल गुजरात में देखा था ना आपने, जब पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के किसानों पे 4-4 करोड़ के मुकदमे कर दिए थे। क्यों हुए थे वो? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि बीज पे अधिकार किसान का है। तो भाई किसान ने आलू का कोई बीज इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद पेप्सिको कंपनी ने कहा कि ये बीज तो उसका पेटेंट है, किसान ने कैसे इस्तेमाल कर लिया, उस पर 4-4 करोड़ के मुकदमे कर दिए। जब किसान संगठनों ने विरोध किया, जब पेप्सी का बाइकआउट किया, तब पेप्सी जाके पीछे हटी। दूर क्यों जाते हो? 1 महीने पहले राजस्थान के जैसलमेर का उदाहरण ले लीजिए। एक कंपनी ने 800 किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया, 49 साल तक उनकी जमीन लीज पे ले ली, अंग्रेजी में एग्रीमेंट किया। किसान को अंग्रेजी कहां से समझ में आती है भाई? जिस किसान का 1 एकड़ लिया गया 49 साल के लिए, उसको मिलेंगे सिर्फ 9400 रुपए प्रति एकड़, और जो किसान और कंपनी के बीच दलाली करा रहा है उसको मिलेंगे 8000 रुपया। कंपनी जब चाहे एग्रीमेंट तोड़ सकती है, किसान एग्रीमेंट तोड़ नहीं सकता। और कंपनी चाहे तो किसान की जमीन पे सिर्फ वो लीज एग्रीमेंट दिखा के बैंक से लोन ले सकती है। यदि कल को वो कंपनी भाग गई तो बैंक तो किसान की जमीन छीनेगा। तो फिर क्या होगा भाई? कंपनी तो भाग जाएगी, जितनी इतनी कंपनियां भाग रही हैं और कंपनियां भी भाग जाएंगी, तो किसान तो मारा गया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है किसान भाइयों, अब इस पूरे मुद्दे का समाधान क्या है? ये सवाल कई भाई पूछ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब आप सारे ध्यान से सुनिएगा भाई। वो समय जा लिया जब राजनेता लोगों की बातें सुनते थे, जब राजनेता इतनी शर्म लिहाज करते थे कि भाई समाज के लोग सड़क पे आ गए हैं तो उनकी भी सुननी चाहिए। वो समय जा चुका है।
बीजेपी सिर्फ एक भाषा समझती है और वो भाषा है चुनाव में हार या चुनाव में जीत। अगर ये चुनाव में जीतते रहे तो इनको कोई मतलब नहीं है, लाखों आदमी मरे, लाखों आदमी जिए, लाखों आदमी कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ चुनाव में जीत से फर्क पड़ता है और या चुनाव में हार से फर्क पड़ता है। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, हम तो पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक हैं, ना आज तक हमने किसी की वोट मांगी है ना किसी की मना करी है, लेकिन एक बात समझने की है। अभी हरियाणा के एक बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव है। हमारी पूरी युवाओं की टीम पिछले 1.5-2 महीने से हर गांव में जा रही है, किसानों को समझा रही है कि किस तरीके से कृषि अध्यादेश किसानों के लिए मौत का फरमान है, किस तरीके से सरकारी खरीद खत्म होने वाली है, किस तरीके से आपका एमएसपी खत्म होने वाला है। ये बात हम किसानों को समझा रहे हैं, क्योंकि जो ये गोदी मीडिया है ये तो दिखाता नहीं है बातों को, ये तो सिर्फ मोदी जी का जय जयकारा करता रहता है। तो हमने लोगों को घर घर में जाके समझाया और अब हम 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर बड़ौदा विधानसभा के ही कथुरा गांव में पंचायत रख रहे हैं, 54 गांवों की। और वहां पे किसान एक आवाज में ये बात कहेंगे। हम सभी पार्टियों के प्रतिनिधि को बुला रहे हैं, जो जो पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ेंगी उनके एक प्रतिनिधि को बुलाया जा रहा है और किसान एक आवाज में एक बात कहेंगे कि हम किसान बन के, हम जमींदार बन के, हम कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पर वोट डालेंगे। अब की बार हम जाति धर्म में बटकर नहीं, अब की बार हम शराब की बोतल या 2000 के नोट में नहीं, अब की बार हम रिश्तेदारी के आधार पे नहीं, अब की बार हम किसान और जमींदार बन के कृषि अध्यादेशों के मुद्दे पर वोट डालेंगे। इस चुनाव में जीतेगा कौन, ये हमारा, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो किसान की खिलाफत करेगा उसको कह के, उसको बिल्कुल घोषणा करके किसान उस पार्टी को चुनाव में हराएंगे और बुरे तरीके से हराएंगे, उनकी जमानत जब्त कराएंगे। जब किसान भाइयों, किसान मिलके इन किसान विरोधी पार्टियों की जमानत जब्त कराएंगे तब ये राजनेता सीधे होंगे, क्योंकि राजनेता सिर्फ एक बात से डरते हैं कि कभी चुनाव में ना हार जाएं। वो राजनेता अब चले गए जो लोगों की थोड़ी शर्म लिहाज करते थे, जो आंदोलनों की थोड़ी शर्म लिहाज करते थे। तो अब तो एक ही तरीका है भाइयों, जो जो पार्टियां किसानों की खिलाफत कर रही हैं, इनके विधायकों, इनके सांसदों को चुनाव में धूल चटा दो। भाई चुनाव तो आगे भी लड़ने हैं इनको, उस समय आएंगे हमारे दर पे, हमारी चौखट पे वोट मांगने तो आएंगे ही। उस समय सवाल पूछा जाएगा कि सांसद महोदय, विधायक महोदय, तब आप कहां थे जब विधानसभाओं और सांसद में किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर हो रहे थे? आप भी उन लोगों में थे, सांसद महोदयों और विधायक महोदयों, जो किसानों के मौत के फरमान पे हस्ताक्षर कर रहे थे। तो भूलेंगे नहीं उस बात को। जब चुनाव आएंगे तो आपको मजा चखाएंगे, वोट की चोट करेंगे। किसान किसान बन के, जमींदार जमींदार बन के वोट डालेगा। और जो ये विधायक और जो ये सांसद जो ये किसानों की खिलाफत कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं और इन सांसदों और इन विधायकों को मैं चुनौती देता हूं कि अब किसान एकजुट होके किसान विरोधी सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए भूतपूर्व सांसद और विधायक बना देगा। अब किसान जागृत हो चुका है। तो किसान भाइयों, अंत में विनती यही है कि भाई हमारे पास इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरह कोई सोशल मीडिया टीम तो है नहीं भाई, कि कोई पेड मीडिया हो या फिर कोई पेड सोशल मीडिया की टीम हो, वो तो हमारे पास है नहीं कोई ऐसी। तो हम तो एक साधारण से किसान परिवार से हैं। तो मेरा निवेदन हाथ जोड़ के किसान भाइयों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो और ये चीज सबको जरूर बताओ कि ये बीजेपी सिर्फ एक ही बात से डरती है, चुनाव में हार। जब लगातार जो अब ये उपचुनाव होंगे, हरियाणा में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, कई अलग जगहों पे होंगे, बिहार में चुनाव होंगे, जब वहां पे इनकी जमानत जब्त कराएंगे किसान, तब इनकी आंखें खुलेंगी। जीतेगा कौन, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पार्टी किसानों की खिलाफत करेगी उसको चुनाव में कह के हराएंगे, कह के रगड़ेंगे और किसान रगड़ेंगे उस पार्टी को, किसान उसकी जमानत जब्त कराएंगे, तब जाके ये राजनेता सीधे होंगे। अन्यथा जैसा आज ड्रामा हुआ, इसी तरीके से लोकतंत्र के सभी मूल्यों को खत्म किया जाएगा। जहां वोटिंग होनी चाहिए थी राज्यसभा में, वहां ध्वनि मत यानी ताली बजवा के उन्होंने जबरदस्ती तानाशाही से प्रस्ताव पास करा लिया है। तो किसान भाइयों, जाग जाओ, किसान बन जाओ, जमींदार बन जाओ और अपने हकों की लड़ाई लड़ो। देश को आगे लेके जाओ, समाज को आगे लेके जाओ, किसान कौम को आगे लेके जाओ।
किसान भाइयों, आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। और फिर अंत में ये बात कहूंगा, किसान भाइयों जाग जाओ, नहीं तो आने वाले समय में फसल भी हमारी होगी और जूते भी हमें लगेंगे अगर हम आज नहीं जागे तो। इसलिए किसान बन जाओ। आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।